जो ब्रीफिंग सामने आई है उसमें लग रहा है कि हाथी और ड्रैगन को साथ में आना दुनिया के लिहाज से बेहतर है और दोनों देशों के लिहाज से तो बेहतर है ही। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। मेरे साथ में योगेश कपूर जी जुड़ गए हैं, बतौर इकोनॉमिस्ट आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। आप सभी का न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से आज की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं और अब सबसे बड़ी बात ये, जब ट्रेड को लेकर बात हो रही है, टैरिफ पॉलिसी को लेकर बात हो रही है, तो सबसे पहले योगेश कपूर जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज की इस मुलाकात के मतलब और मायने बतौर अर्थशास्त्री आप हमारे दर्शकों को क्या समझाएंगे, वो भी तब जब टैरिफ पॉलिसी को लेकर देश भर में ये कहिए कि बेचैनी बढ़ी हुई है उन लोगों की जो एक्सपोर्ट का काम करते थे। चीन से क्या संभावनाएं दिख रही हैं और चीन से ठीक पहले चूंकि जापान का दौरा भी पीएम मोदी ने किया है। सबसे पहले मैं जो है देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है उसकी तरफ जो है आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। आज अगर हम देखें कि दुनिया के अगर टॉप 3 ग्रोथ इंजन्स जो हैं इकोनॉमी के, उसमें मैं इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है ये 3 ग्रोथ इंजन्स हैं वर्ल्ड के। और इसमें अगर हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी देखें तो वो इंडिया का हाईएस्ट है एट 6.5%, जो अभी लेटेस्ट फिगर्स जो अप्रैल टू जून 2025 की आई है जिसमें वो बढ़ के 7.8% से आई है रेट। उसके बाद जो है सेकंड नंबर जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी है वो चाइना का है एट 5% और यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो बिलो 3% है। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन निकल के सामने आ रहा है तो उससे आप ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो अमेरिका के लिए एक बहुत कंसर्न वाला विषय भी बनता जा रहा है कि जो और फॉरम्स थे जिसमें यूनाइटेड नेशंस, G7, उन सबको जो है ये ब्रिक्स जो फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करता जा रहा है। तो ये भी एक उन लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा मैं ये मानता हूं कि जो इंडिया और चाइना का रिलेशन जो जिस तरीके से आगे ग्रो कर रहा है, इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि इन लास्ट 5 इयर्स इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और गोइंग फॉरवर्ड मैं ये मानता हूं कि दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि टेररिज्म और ट्रेड जो है वो एक साथ नहीं चल सकते। और अगर आने वाले टाइम के अंदर जो है अगर वर्ल्ड के अंदर आपको ग्रो करना है और मूव करना है तो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक ट्रेड है वही सिर्फ एक तरीका है जिसके थ्रू जो है आप वर्ल्ड के अंदर ग्रो कर सकते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एक फॉर्मेशन जो हमें आगे दिखाई दे रहा है, इससे आप ये देखेंगे कि मैं ये फील करता हूं कि इवन चाइना जो है वो उल्टा एक तरीके से काउंटर बैलेंस जो है साबित होगा कि वो किस तरीके से प्रेशर भी बिल्डअप करेगा चाहे पाकिस्तान पे हो या अदरवाइज, कि टेररिज्म को जो है किस तरीके से न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि उनका जो फिलॉसफी है और थॉट प्रोसेस है वो ट्रेड के ऊपर ज्यादा रहेगा। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात भी सामने आ रही है और ये कयास अब तेज हो गए हैं और जैसा अभी योगेश कपूर जी ने बताया बतौर अर्थशास्त्री, इसका क्या इम्पैक्ट अभी आने वाले टाइम में वो देख रहे हैं। ट्रंप अलग अलग टेक्टिक्स चला रहे हैं प्रेशराइज करने की और उसमें अब अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। खैर इसको लेकर हम आगे बात करेंगे, लेकिन राजन कोचर सर, अभी तक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो क्या संदेश दे रही हैं दुनिया को? भारत और चीन अगर रिश्तों में बेहतर होते हैं, जैसे कि शी जिनपिंग ने भी कहा, पीएम मोदी ने भी कहा, और ये बड़ा बयान है कि हाथी और ड्रैगन को साथ में आना इस दौर में जरूरी है जब ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए रत्ना जी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है ये दोनों हेड ऑफ स्टेट्स का, और एक दिशा हमको दिखा रहा है ये कि आने वाले वक्त में अगर, जैसे योगेंद्र जी ने भी बोला कि भारत और चीन अगर मिल जाते हैं और रशिया भी उनके साथ है, नॉर्थ कोरिया भी इनके ग्रुपिंग में आ रहा है, ईरान भी इनके ग्रुपिंग में आ रहा है, तो ये, और टर्की भी अभी, इस टर्की का भी जो इसको एससीओ में भी शामिल एक इनवाइट मिला है टर्की को भी। तो जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये जो ताकतें और ये सारी इकोनॉमिक पावर्स हैं, और आप ईरान को भी इकोनॉमिक पावर मान के चलिए बिकॉज ऑफ एनर्जी और ऑयल एंड ऑल दीज थिंग्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर्स हैं, और अगर ये साथ आ जाती हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स आज क्या कर रहा है, एक मल्टीलैटरल जियोपॉलिटिक्स को चैलेंज कर रहा है। वो समझता है कि जियोपॉलिटिक्स यूनिलैटरलिज्म में काम करेगी, जो अमेरिका डिसाइड करेगा और उसी के हिसाब से वर्ल्ड चलेगी, वो चीज नहीं होने वाली। और एक बहुत क्लियर इंडिकेशन हमको मिल गया है, और आज की डेट में जब चाइना और भारत इकट्ठे आ रहे हैं, आई थिंक ट्रम्प रात को सो नहीं पाएगा, बिकॉज वो इतना एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, आप इसको देखिए, एक 5% पे ग्रो कर रहा है, एक 7.8 पे आपका ग्रो कर रहा है। वर्ल्ड की दो लार्जेस्ट पावर्स इकट्ठी आ रही है, मिलिट्री पावर्स इकट्ठी आ रही है। और अगर इसको, मैं ये उम्मीद रखता हूँ, देखिए हर एक चीज को एक स्टेप वाइज हमको इसको लेना चाहिए। पाकिस्तान को भी मैं यहाँ पे शामिल करना चाहता हूँ। इस हिसाब से पाकिस्तान का हमारे साथ रिलेशन है, आई थिंक चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आने वाले वक्त में, और जो रशिया भी ये रोल प्ले कर सकता है कि पाकिस्तान को लाइन पे लाए। और टेररिज्म की जो हम बातचीत करते हैं, हम इस फोरम में जैसे एससीओ भी है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट एससीओ का बुनियादी सिक्योरिटी के ऊपर थी, कि सिक्योरिटी ऑफ नेशंस के ऊपर थी। तो अगर उसकी बुनियाद में अगर आप जाएं, तो इसको मुझे लगता है कि टेररिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है एससीओ में। और अगर इसको निश्चित है, ये इसको चाइना भी जानता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म पल रहा है। आज बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, हाँ। और चाइनीज इंजीनियर्स के साथ क्या हो रहा है, उनको किडनैप किया जाता है या उनको मारा जाता है, ब्लास्ट होते हैं वहां पे। तो चाइना भी जानता है पाकिस्तान में ये चीज है। तो अगर पाकिस्तान को रेन इन एक्चुअली कर देगा, तो शायद हम इस अलायंस को और मजबूत कर पाएंगे। बिकॉज आज जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी, वो भारत को एक कदम पीछे रखता है चाइना से। बिकॉज भारत सोचता है कि क्या मैं भरोसा कर सकता हूं इसके साथ। आज अगर हम ड्रैगन और हाथी की बात कर रहे हैं, एक डांस की बात कर रहे हैं, क्या हम डांस करेंगे या लड़ेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट ये है कि बॉर्डर डिस्प्यूट पे मैं जाऊंगा दोबारा से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक कांटा है रिलेशनशिप में, और इस कांटे को दूर करना बहुत जरूरी है। और जितना जल्दी भारत और चाइना एक रेजोल्यूशन लेके आए, हर एक को अपनी रेड लाइन को पार करना पड़ेगा। बिकॉज आज अगर हमने एक रेड लाइन अपना बना रखी है, चाइना ने बना रखी है, और अगर हम अपनी रेड लाइन पे टिके रहेंगे तो ये रिजॉल्व नहीं होगा। हमको दोनों को शायद ये इसको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये इतने सालों से 4 डिकेड्स का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, वो अगर हम जब तक उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं कर सकते। बिकॉज आपके अगर बॉर्डर पे तनाव होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपकी फ्लाइट्स भी रोक दी जाएंगी और बाकी भी आपके मेजर्स लिए जाएंगे। और जो अभी हमने बॉर्डर ट्रेड स्टार्ट किया है, अभी बॉर्डर पोस्ट हमने खोल दिए 3-4, लिपू लेक का एक आपको एग्जांपल दे सकता हूं। तो ये सब बंद हो जाएंगे अगर बॉर्डर पे तनाव आएगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो मीटिंग हुई है आज, आई थिंक अगर आपने जो आपके ग्राफिक्स थे, 6 विजिट्स आपने दिखाई प्राइम मिनिस्टर मोदी की, मैं मानता हूं कि ये जो 6ठी विजिट है, ये हिस्टोरिक और एक लैंडमार्क विजिट होनी चाहिए। अगर चाइना वॉक करे, टॉक करे, अगर बात ही करता रहे चाइना, और हम देखें कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो वो फिर खाली ऑप्टिक्स बन के रह जाती है। और इसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि ट्रेड के मुद्दे में चाइना कितना आगे आता है भारत की मदद करने के लिए, और बॉर्डर इश्यूज के ऊपर एक सेंसिबिलिटी अगर चाइना इसको दिखाएगा
भारत के जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेगा, और इंडिया चाइना के कंसर्न्स एड्रेस करने की कोशिश करेगा। उसमें आपका तिब्बत का भी मुद्दा आएगा, सियाचिन भी आएगा, अरुणाचल भी आएगा। बिकॉज आज इन चीजों पे बात नहीं हो रही। आज हम खाली लद्दाख के ऊपर लेके बैठे हुए हैं, बट हमको अगर बॉर्डर का डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है तो ये पूरा 360 डिग्रीज में हमको जाना पड़ेगा। अरुणाचल का मुद्दा भी आना पड़ेगा, अरुणाचल को भी एक रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी। आज आपके वीजा को स्टेपल किया जाता है, इसको अगर चाइना अपना दूर करेगा तो मैं मान सकता हूं कि ये एक लैंडमार्क। और यानी आप कह रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन की तरफ पॉजिटिवली दोनों देश आगे बढ़ें तो ये वाकई ऐतिहासिक हो सकता है। और जैसे आपने पहले भी कहा कि हाथी और ड्रैगन मिलकर साथ में डांस करते हैं या लड़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। अभी तक के लिए तो पॉजिटिव लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज से, बातों से, छोटी ही सही, लेकिन जो अब तक की ब्रीफिंग आई है उससे अभी तक पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन यूके देवनाथ सर, आज की इस मुलाकात की बात तो हो रही है, शाम तक कुछ और भी डिटेल सामने आ जाएगी, लेकिन जब अलग अलग देशों के प्रमुख एक साथ इकट्ठा होंगे उसको लेकर ट्रंप की बेचैनी कितनी बढ़नी चाहिए। और साथ ही अब सुगबुगाहट ये भी हो रही है कि जो ट्रंप ना कर पाए वो मोदी कर देंगे क्या, जंग रुकवा देंगे क्या, क्योंकि पुतिन से भी मुलाकात होनी है पीएम मोदी की। रत्ना जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की पहुंच दोनों तरफ ही है। जहां तक रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात है, पुतिन और मोदी जी के बीच में जो दोस्ती है वो जग जाहिर है, और जेलेंस्की भी मोदी जी पर यकीन करते हैं। मोदी जी और जेलेंस्की की बात जो कल हुई है उसमें जेलेंस्की ने क्लियरली यह इशारा दिया कि मोदी जी जो हैं वो पुतिन के दिल और दिमाग में कुछ ऐसी फूंक मारें कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, पुतिन रोज रोज जो हमला कर रहे हैं उसे ना करें। जहां तक मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है चीन में, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चीन के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। देखा जाए तो गलवान के समय हमारे दोनों देशों के बीच में $70 बिलियन का व्यापार होता था। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। वो अब बढ़ते बढ़ते $120 बिलियन का हो गया है, और अगले साल का लक्ष्य है कि दोनों देश आपस में $140 बिलियन का व्यापार करेंगे। यानी हमारा और चीन के बीच में जो व्यापार है वो प्राय हमारे और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है उसके टक्कर का है। मैं चीन के लोगों की, उनके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके भारत में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। वाणिज्य मंत्रालय का आकलन है कि पिछले साल चीन के उद्यमियों ने भारत में $61 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये बहुत बड़ी फिगर है। यानी अगर हम 2015 से लेके अभी तक का क्यूमुलेटिव फिगर लेके तो चीन के जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने 3.2 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोनों देशों में दो मजबूतियां हैं। चीन के पास है टेक्नोलॉजी, चीन के पास है बहुत बेशुमार फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और भारत के पास है बहुत ही फाइन एक्सपर्ट टेक्निकली ट्रेन्ड मैन पावर। हमारे इंजीनियर्स आईआईटी से जब निकलते हैं, हमारे जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं जब वो निकलते हैं तो जग जाहिर है कि वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों जब नेताओं ने हाथ मिलाया तो वो अपनी अपनी अच्छाइयों को आगे कर रहे थे। क्या भारत चीन के साथ व्यापार करके चीन को हरा पाएगा? ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। जाहिर बात है कि व्यापार जब आगे बढ़ेगा तो दोनों देश एक दूसरे से आयात और निर्यात दोनों को ही बढ़ावा देंगे। अब भारत चीन से बड़ी तादाद में जो आयात करता है, जैसे फार्मास्यूटिकल है, बल्क ड्रग हम लाते हैं, लेकिन जीतता कौन है? भारत। क्योंकि लगता है कि हम ये चीन से आयात कर रहे हैं, लेकिन जब वो भारत में आता है प्रोसेसिंग करके, रिपैकेजिंग करके हम अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के एक्सपोर्ट करते हैं उसी दवाई को। आज की तारीख में अमेरिका में जितने रिटेल में जेनरिक मेडिसिन है उसका 40% भारत का कंट्रीब्यूशन है, जो कि इनडायरेक्टली हम चीन से लाके रिपैकेज करते हैं। तो ठीक है, विन विन सिचुएशन है। भारत को चीन से क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चाहिए, चिप्स चाहिए, सिलिकॉन वेफर्स चाहिए, क्योंकि भारत में हमने बहुत कोशिश कर ली है। जो फलीभूत होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, वो उसमें 5-10 साल का जेस्टेशन पीरियड है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट होते हैं VLSI, उनको बनाने में 5 साल लग जाएगा। उसके बाद 10 साल और लग जाता है इसके पहले कि भारत में हम
हाई स्पीड प्रिंटिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तादाद में चिप्स बनाए। भारत चिप्स बनाता है, लेकिन हमारी मशीन जो चिप्स साल में 40,000 बनाती है, कंज्यूम हो जाती है भारत में, वो चीन साल में 40,000 नहीं, साल में 40 लाख बना के पूरे दुनिया को दे रहा है। तो हम दुश्मन नहीं है, कंपटीटर हैं, और भविष्य में एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। अगर हम कंपटीटर हैं तो इस कंपटीशन में हम स्टैंड कहां करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो योगेश कपूर जी, मेरा सवाल ये आपसे, एक तरफ तो जो हमने देखा टैरिफ पॉलिसी और उसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है, अभी तुरंत नहीं दिख रहा, आने वाले कुछ टाइम में वो साफ दिखने लगेगा, जो कि देश के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से ठीक नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ें और कदम उठाएं। लेकिन ऑपोजिशन लीडर्स ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप ये बातें कह तो रहे हैं, लेकिन एक टाइम तक ये सब चीजें हो भी जाती, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक बंद हो गई इंडिया में, तब आप ये नारा दे रहे हैं। ये कहां तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो पाएगा अगर हम चीन से कंपैरिजन करें तो? देखिए, मेरा इसमें एक बहुत क्लियर ये मानना है कि इंडिया के अंदर मैं दो चीजें जो हैं उसमें मैं मानता हूं कि वो उनका डिमॉन्स्ट्रेशन अब होना बहुत जरूरी है, और वो है, एक है जिसको हम कहेंगे टर्म रेजिलियंस, और एक है बिलीफ प्रोसेस। जब तक हम अपने आप पे ही बिलीव नहीं करेंगे कि हम कोई चीज जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें कोई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं, तब तक जो है हम उसी रिजल्ट्स को अचीव करने में काफी टाइम लगा देंगे। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने अपना जो फोकस रखा है, चाहे वो डिजिटाइजेशन है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है, इसके बाद जो है बहुत जरूरी ये हो जाता है कि गवर्नमेंटल सपोर्ट जो है थ्रू PLI स्कीम जो है, उसमें हमारे को और सेक्टर्स को एक्सपैंड करके उसके अंदर इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे MSME सेक्टर भी उसके साथ साथ प्रॉस्पर और ग्रो कर सके, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि एक गवर्नमेंटल सपोर्ट के साथ में एक बैंकिंग सपोर्ट। देखिए, कोई भी बिजनेस और फाइनेंस जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो हाईली डिपेंडेंट होती है क्रेडिट के ऊपर। हम सब जानते हैं कि एक जो भी आदमी नया काम स्टार्ट करता है उसके लिए सबसे बड़ी उसे दिक्कत आती है कि फाइनेंस की, और उसमें बैंक्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कि जिसमें आप एक किसी भी उद्यमी का, चाहे उनकी एक्सपेंशन की अप्रोच हो या डाइवर्सिफाई करके वो और फील्ड के अंदर अगर ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें बैंकिंग सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और उससे हम ये देखेंगे कि आपका फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहेगा, और एट द सेम टाइम एक एरिया जो मैं मानता हूं कि जो हमारी कंट्री के अंदर बहुत बैडली लैकिंग है, जो चाहे जिसके लिए हम ये बोलते हैं कि जैसा अभी पीछे बोला भी एक पैनलिस्ट ने कि इंडिया इज फुल ऑफ टैलेंट, लेकिन देखिए टैलेंट ही सिर्फ काफी नहीं है, टैलेंट के साथ में उसको एक प्रॉपर R&D सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और उसमें हम ये देखते हैं कि चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेशन के अंदर जो है एक उतना एक्सपेंडिचर नहीं होता है, जो होना बहुत जरूरी है। तभी हम जो है हम ये देखेंगे कि हम एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जो है मूव कर सकेंगे। ठीक है, आपने अच्छी बात कही, लेकिन राजन कोचर सर, अगर मैं पिछले कुछ टाइम की चीज़ें उठाकर देखूं, जब हम अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जब हम स्वदेशी अपनाओं की बात कर रहे हैं, जब हम चीन से कंपटीशन की या फिर आगे ट्रेड की जो संभावनाएं हैं उन पर बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आता है चूँकि डिफेंस को लेकर हम अलग अलग शो कर चुके हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम डिफेंस में कैसे हैं, कैसे स्वदेशी हथियार बन रहे हैं, उस पर तो बात होती है, लेकिन अलग अलग सेक्टर में अभी भी ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। क्योंकि मेरी बहुत सी नोन लोगों से भी बात होती है जो बताते हैं कि कैसे कोविड में GST और नोटबंदी की वजह से छोटे या बड़े व्यापारी, चाहे वो अलग अलग सेक्टर के हों, असर हुआ है और चीज़ें फिर वापस से उस तरीके से रिवाइव कर नहीं पाई। रचना जी, बहुत आपने एक जो ऐसा सवाल किया वो मेरे एक्चुअली दिल के बहुत पास है, बिकॉज डिफेंस इकोसिस्टम एक आइसोलेशन में नहीं काम करता है। अगर देश की मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, अगर एक देश अपना 15% ही अपने GDP को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू दे सकता है, तो वो चीन का क्या मुकाबला करेगा? वोकल फॉर लोकल तो ठीक है, और जब अगर आपके पास एक
बेटर क्वालिटी का, एक बेटर प्राइस का आपके पास कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट अगर मार्केट में होगा, हाँ। तो एक मिडिल मैन ज्यादा पैसे देके इंडिया का प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, मुझे आप बताइए। तो जब तक हम उस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे, और मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स के साथ रहता हूँ, मैं एक बिजनेस स्कूल का डायरेक्टर भी हूँ। हमारी जो यूथ है वो अपने हाथ काले नहीं करना मांगती मैन्युफैक्चरिंग में, वो सर्विसेज में जाना चाहती है। उनको एयर कंडीशन ऑफिस चाहिए बैठने के लिए, उनको जो इस टाइप का एनवायरनमेंट अपना चाहिए काम करने। मैन्युफैक्चरिंग, आपको अगर आपको प्रोडक्शन में अगर जाना है तो आपको पसीना निकालना पड़ेगा, वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करने के लिए यूथ हमारा मोटिवेटेड नहीं है, और उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। देखिए, जब तक आप इस चीज को, आप इसको टॉप लेवल नहीं कर सकते, आप ऊपर से अगर भाषण दे वोकल फॉर लोकल, वो चलेगा नहीं। आपको इसको बॉटम्स अप करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अपनी मजबूत करनी है, उसके बाद ही आप वोकल फॉर लोकल बोल सकते हैं। जब आपके पास लेबर रिफॉर्म्स 30 साल से पेंडिंग है, और आपने इसको क्यों पेंडिंग किए, बिकॉज आपको इसमें वोट लॉस होगा। ये आपके लैंड रिफॉर्म्स पेंडिंग है, आपने इसको क्यों आपने रोक रखे हैं, बिकॉज लोगों को तकलीफ होगी, और जो आपको उस तरीके की वोटिंग नहीं मिलेगी। तो चाइना क्यों तरक्की कर गया, बिकॉज चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वो अपने जो भी अपने लॉज उसको निकालता है, लोगों को मानने पड़ते हैं। भारत का ये है कि अगर आपने एक चीज आज बोल दी तो आपका ऑपोजिशन आपको घेर लेगा, और इस 10 दिन तक आपकी पार्लियामेंट में आपकी बहस आपकी चलती रहेगी, गवर्नमेंट भी बैकफुट पे आ जाती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भारत को अगर उस स्तर तक एक्चुअली पहुंचना है, अगर आज हम इसको बोल रहे हैं कि चाइना का ट्रेड बढ़ रहा है, इसमें क्या खुशी की बात है, वो चाइना की तरफ बढ़ रहा है, हमारी तरफ थोड़ी बढ़ रहा है। उसमें चाइना को फायदा हो रहा है। $100 बिलियन आज आपका डेफिसिट है, आप $2-3 बिलियन की बात करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा भारत को। बिकॉज जब तक आप इस ट्रेड को, डेफिसिट को कम नहीं करेंगे, आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव। अब मैं इसको लास्ट पॉइंट पे आता हूं, डिफेंस इंडस्ट्री की आपने बात करी। एक आपको मैं बिल्कुल छोटा एग्जांपल देता हूं, असॉल्ट राइफल। एक ढंग की असॉल्ट राइफल आप 40 साल में नहीं बना पाए, और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप अगर एक इसको मिसाइल बना सकते हैं, आप एक सैटेलाइट बना सकते हैं, तो आप एक राइफल नहीं बना सकते। और आज आपकी राइफल जो AK-203 है, रशिया आपको बना के दे रहा है, और उसको भारत में प्लांट लगा रहा है। और आने वाले वक्त में 6.5 लाख का ऑर्डर है इंडियन आर्मी का, और आने वाले वक्त में हम इसको इंजीनियराइज करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी। और जो अभी इस योगेंद्र जी ने पॉइंट दिया है, आपकी R&D इज ओनली 0.6% ऑफ योर GDP, ऑफ योर जो आपका बजट है, जो 0.6% ऑफ योर बजट इज बीइंग, आप उसको R&D के लिए दे रहे हैं। तो आप जब तक R&D नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी आप देश के अंदर कैसे पैदा करेंगे? बिकॉज जब तक आप उसके लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और आप एक्सपेक्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर हर एक चीज करे, इसको गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलना। इसको बहुत अच्छा है कि हमारे पास इंडिजिनस जो है, आज आप एक जेट इंजन नहीं बना सकते हैं, आप इसको शिप का टर्बो सिस्टम नहीं बना सकते हैं, आप जो गियर बॉक्स तक आपके हवाई जहाज के बाहर से आते हैं। तो जब आप 70% इंडियनाइजेशन तो बोल देते हैं, बट वो 70% में जो आपका ब्रेन है और हार्ट है, उसको तो आप ट्रांसप्लांट करते हैं, और इसको बाकी अपने पार्ट्स में आप उसको करते हैं। वो सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो आपके क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, उसको भारत में मैन्युफैक्चर होने की जरूरत है। और वही मैं आपसे पूछने वाली थी कोचर सर, जितनी बारीकी से आप सभी पैनलिस्ट इन प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो भी इतनी आसान भाषा में, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे व्यूअर्स तक ये बातें जा रही हैं। अगला मैं यही पूछने वाली थी, ये जो सभी लूप होल्स हैं, इस पर काम कैसे होगा?
देखिए, इसमें एक पॉलिटिकल विल चाहिए होगी। बिकॉज एक आपको और ये ऐसा भी नहीं है कि रातों रात हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा, टाइम नहीं टेकिंग होगा है। ये। इसको रातों रात देखिए आप, हम 14 साल से मैं आत्मनिर्भर भारत सुन रहा हूँ। हाँ 14 साल से मैं मेक इन इंडिया सुन रहा हूँ। मैंने एक चेन्नई का एक डिफेंस कॉरिडोर आपने लगा दिया, बिकॉज आपका जो डिफेंस मिनिस्टर चेन्नई का था, आपने एक यूपी में कॉरिडोर लगा दिया बिकॉज आपका डिफेंस मिनिस्टर यूपी का था। आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस टाइप का इकोसिस्टम नहीं बना सकते। आपको वहां लगाना पड़ेगा जहां पे आपका लैंड सस्ता है, जहां पे लॉज आपके अच्छे हैं, आपको आराम से लेबर मिलेगा और आप उसको आगे लेके जाएंगे। आप अपने अपने स्टेट्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप भारत के बारे में सोचिए। आप इसको ये सोचिए कि अगर हमने भारत का इकोसिस्टम बनाना है, अगर आप इसको जेट इंजन, अगर आपको फ्रांस बोलता है कि मैं आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दूंगा और मैं आपकी जमीन में प्लांट लगाऊंगा, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के पास क्यों जा रहे हैं लेने के लिए जेट इंजन? जब आपको फ्रांस देने के लिए तैयार है और ये सारी चीजें, और आपको यूनाइटेड स्टेट्स देने के लिए तैयार है, आज तक आपको इसको ग्रुप कैप्टन साहब हैं यहाँ पे, वो सपोर्ट करेंगे मुझे। आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ने आपको क्या अपनी टेक्नोलॉजी आपको दी है? क्या आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है? हाँ, यूके देवनाथ सर रिएक्ट करना चाहेंगे आप राजन कोचर सर की बात पर? जी हाँ, देखिए, जहां तक डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात है, जनरल कोचर तो इसी लाइन पर थे। मैं भी बहुत भाग्यशाली था कि मेरे को एक टेन्योर डीआरडीओ में करने का मौका मिला। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि डीआरडीओ में सबमरीन में लगाने के लिए एक डीसी-डीसी कन्वर्टर लगाना था, क्योंकि हमारी सबमरीन डीप डाइविंग करेगी। तो हमने मार्केट सर्वे किया। बेंगलोर और हैदराबाद से करीबन 5 कंपनीज आगे आई। उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो डीसी-डीसी कन्वर्टर बना देंगे। तो इनमें से 5 में से हमने सिलेक्ट करने के 3 को सिलेक्ट किया और 3 को गो हेड दे दिया कि एक प्रोटोटाइप बना के दे दीजिए। बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको बोलते हैं मिल रेटिंग, यानी मिलिट्री के लायक। यानी वो डीसी-डीसी कन्वर्टर जो है वो -40 डिग्री में काम करेगा, +50 डिग्री में काम करेगा। अगर उसके ऊपर इतना पानी का प्रेशर भी आ जाएगा सबमरीन के अंदर, फिर भी वो काम करता रहेगा। सबसे बड़ी बात है, सबमरीन के अंदर है तो जो सॉल्ट इनग्रेस है वो नहीं होनी चाहिए। तो एक कंपनी ने क्या किया, 20 लाख रुपए खर्च करके अपना प्रोडक्ट बनाकर प्रोटोटाइप हमें दिखाया। तो 3 टेक्निकल बिड आए, हमने इस कंपनी का प्रोटोटाइप सिलेक्ट किया। उस कंपनी ने 20 लाख रुपए अपनी जेब से डाले थे। अब क्या हो गया, जब हमने सिलेक्ट कर लिया तो हम ने उसको सप्लाई ऑर्डर दे दिया 40 का। वो बेचारा छत से गिर गया, बेहोश हो गया वहीं पर। उनका जो मार्केट मैनेजर था, उन्होंने 20 लाख रुपए ये सोचकर इन्वेस्ट किया था कि शायद हम 100 का ऑर्डर दे देंगे, 200 का ऑर्डर दे देंगे, 400 का ऑर्डर दे देंगे, लेकिन हमारी अगले 10 साल की रिक्वायरमेंट थी महज 40। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ उद्यमी हैं जो हर चीज बना सकते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम चाहिए होती है, एमओक्यू चाहिए होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए होती है, कि इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसको ब्रेक इवन करके फिर प्रॉफिट की तरफ गए, हमारी संख्या बहुत कम होती है। ये एक बहुत ही दिक्कत की बात है। मैं डीआरडीओ में था। दूसरी चीज एचआर इशू बताता हूँ। आईआईटी से कोई इंजीनियर नहीं ज्वाइन करता, क्योंकि वो डीआरडी ज्वाइन करेगा तो उसको भारत सरकार तनख्वाह देती है, पहली तनख्वाह। वो बेचारा बीटेक एमटेक होता है आईआईटी का, ही ज्वाइंस एज एन इंजीनियर इन डीआरडीओ और साइंटिस्ट इन डीआरडीओ। उसको तनख्वाह हम कितनी देते हैं? हम उसको उतनी ही तनख्वाह देते हैं जितनी की आईएएस वाले की पहली सैलरी होती है, यानी 1 लाख से भी कम। तो वो आईआईटी का बच्चा कहता है मैं क्यों डीआरडीओ को ज्वाइन करूं, आई विल रादर ज्वाइन ए सिविल प्राइवेट कंपनी। फिर 2-4 साल की बाद, मैं प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, मैं डीआरडीओ में 4 साल था। जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं वो बन जाते हैं एक्सपर्ट एक फील्ड में। अब उनको मिलती है सरकारी तनख्वाह। अगर उसकी 2 साल की नौकरी है, उसकी सरकारी तनख्वाह होती है 1.5 लाख। अगर उसकी 4 साल की नौकरी है तो उसकी सरकारी तनख्वाह होती है 2 लाख। अब क्योंकि 4 साल के एक्सपीरियंस में वो बच्चा जिसकी उम्र 22 थी अब 26 हो गई है, उसको इतना नॉलेज हो गया है
और उसके लैपटॉप और ब्रीफकेस में सारी जानकारी है। प्राइवेट कंपनी उसको 6 लाख रुपए देकर ले जाती है। मैं महीने की बात कर रहा हूँ। तो वो बच्चा कहता है यार मैं सरकारी नौकरी में 2 लाख क्यों करूं डीआरडीओ में? 9 बजे ऑफिस में जाओ, 5 बजे तक ऑफिस में रहो। इसकी जगह मैं प्राइवेट कंपनी में, मेरे को वो उठा के ले जा रहे हैं वेलकम करके, 6 लाख का पैकेज तेरे को दे रहे हैं। वो बच्चा प्राइवेट कंपनी में जाता है। प्राइवेट कंपनी इमीडिएटली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको उन्होंने 2 साल के लिए सिंगापुर में भेज दिया। उस साइंटिस्ट ने जो प्रोडक्ट डीआरडीओ में डेवलप किया था, बाहर इंडिया में उसने उस कंपनी को 20 करोड़ की बिकवाई, और सिंगापुर में जाके उसने करीबन $20 मिलियन की सेल्स की। तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमी ऑफ स्किल है ना, जो नंबर है, वो नहीं है डोमेस्टिक मार्केट में। इसीलिए जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अगर जापान टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है तो इंडिया टैलेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन वनिस्बत कि आप उस टैलेंट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं या उसे कितने मौके दे रहे हैं। और जो मेरे दोनों ही डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो कहीं आर्टिकल्स में नहीं छपता, जो हमें ऐसे कहीं सुनने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जब अपने एक्सपीरियंस बताने पर आते हैं तो कई ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। आप दोनों ने ही बताई। लेकिन योगेश जी, अगर मैं इन शॉर्ट ये पूछूं कि 3 महाबली अगर साथ में आ रहे हैं, शी जिनपिंग, पीएम मोदी और पुतिन, तो क्या ये ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी की काट होगा या नहीं? देखिए 100% होगा। और आपको एक चीज हमें बहुत क्लियरली समझना है कि जो ब्रिक्स है, इसकी जो कंबाइंड जीडीपी है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो जीडीपी है उससे मोर देन 50% ज्यादा है। तो आप ये समझ सकते हैं ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी, जो इनको एक इमर्जिंग पावर्स ही नहीं देखता है, वो ये तक देखता है कि क्या वो आने वाले टाइम में अपनी पोजीशन को मेंटेन भी कर पाएगा या नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ब्रिक्स का जो स्ट्रांग होना जो है वो इस टाइम जो है एक इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैं ये मान के चलता हूँ कि एक बिल्कुल फॉरवर्ड मूवमेंट है। क्योंकि देखिए आज जिन कंट्रीज के साथ इंडिया जो है अगर स्टिक कर रहा है, चाहे वो रशिया है, आने वाले टाइम में जिस तरीके से चाइना है, तो ये एक अपने आप में बिजनेस पार्टनर्स के साथ साथ एज फ्रेंड भी जो है साबित होंगे। रशिया के केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम उनके साथ अगर लास्ट 40 इयर्स देखें हमारा रिलेशनशिप, तो वो बिजनेस पार्टनर और एक एज अ ट्रस्टेड फ्रेंड भी रहा है। तो आने वाला जो समय है, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जिस तरीके का प्रेशर बिल्डअप करेगा यूनाइटेड स्टेट्स में, आप ये देखेंगे कि बहुत जल्द ही किसी ना किसी फॉर्म में जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो है वो, अभी हमने ऑलरेडी देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो लोअर कोर्ट है उन्होंने ऑलरेडी ट्रम्प का जो टैरिफ का डिसीजन है उसको ऑलरेडी इलीगल ठहराया है और अब ये मैटर बिफोर सुप्रीम कोर्ट है। तो और जिस तरीके से उनकी कंट्री के अंदर खुद जो है रिटेलिएशन हो रहा है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे लोग जिनके ऊपर अब इसकी इन्फ्लेशन की जो असर है वो जब आने लगेगा और नजर आएगा, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो नेट रिजल्ट है वो ये है कि इट कैन इवन लीड टू अ चेंज इन लीडरशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन राजन कोचर सर, अभी चूंकि हम ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं, अभी 4 से 5 दिन पहले ये खबर आ रही थी कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया, प्रधानमंत्री मोदी ने बात नहीं की, और फिर हमने जापान दौरे की तस्वीरें भी देख ली, अब चीन दौरे की तस्वीरें देख रहे हैं। फोन नहीं, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, और अब फोन नहीं उठाना या बात करने से इनकार कर देना या उस तरीके से एंटरटेन ना करना, ये भी कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश है क्या? ये बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए, आप अगर बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंग हमने रुकवाई, और आपको जब स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से कि भाई इसमें इसको यूएस का कोई रोल नहीं, तो उसके बावजूद आप 30 बार 32 बार 35 बार आप इस चीज को बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वो देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्चुअली समझेगा कि इसको मेरे लोग क्या बोलेंगे, क्या मैं झूठ बोल रहा था। तो जो ये एक इंटेग्रिटी का इश्यू है, देखिए इंटेग्रिटी हम अपने फौज में मानते हैं कि एक इंटेग्रिटी और लॉयल्टी 2 चीजें हैं, इसका कोई कॉम्प्रोमाइज कहीं पर नहीं हो सकता है। और अगर हम इसको फौज में इसको सबसे बड़ी एक्चुअली अहमियत देते हैं तो रिलेशनशिप्स में भी हमको देनी चाहिए। और मैं इसके प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि एक यूएस प्रेसिडेंट जो
अपने आप को एक्चुअली समझता है गॉड, वो वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, अगर उसकी कॉल नहीं ले रहे हैं तो उसकी कोई इंपॉर्टेंट वजह होगी। और इसीलिए मैं इस वजह को मानता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, जब एक बार आपके जो दरार आ जाती है, वो आपकी दरार बढ़ती जाती है, बिकॉज छोटे छोटे इश्यूज उसमें ऐड होते रहते हैं। इसको ट्रेड का जो टॉक्स हो रही हैं वो एक्चुअली सफल नहीं हो रही हैं, और आप इसको रशिया को आप उसको ऑयल की तरफ लेके जा रहे हैं। एक्चुअली रीजन नहीं है ये। अगर इसको रशिया का जो ऑयल भारत ले रहा है, चाइना तो उससे ज्यादा ले रहा है। हाँ। तो चाइना के ऊपर तो आपने पेनल्टी लगाई नहीं है। हाँ। तो एक चीज बहुत साफ है कि ऑयल इज ओनली डाइवर्जनरी टैक्टिक्स आपके ऊपर वार करने के लिए। हाँ। वो जो मेन मुद्दा है वो डिफरेंट है, और वो मेन मुद्दा इसलिए अब डिफरेंट है। अभी ये जो फेडरल कोर्ट्स की बात हो रही है, इसमें अभी आप देखना ट्रम्प के लिए और मुश्किलें आएंगी, और जो अमेरिकन हैं वो आपस में भी बात करने लगे कि अगर सबके साथ एक टैरिफ वॉर ये ट्रम्प करेगा तो इसको यूएसए के साथ कौन रहेगा? उनके एलाइज तक उनके साथ खुश नहीं है। हाँ। नेटो में लोग खुश नहीं है, यूरोपियन यूनियन में लोग खुश नहीं है। तो और अगर आप अपने एलाइज को देखिए, अपने दोस्तों को साथ लेके चलना पड़ता है। एक टीम वर्क, हम जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, हम एक टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, और जब आपकी टीम आपके साथ नहीं होगी, आप इसको विजय हासिल नहीं कर सकते, कहीं पर भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, मेरा ये मानना है। और जितना जल्दी ये ट्रम्प ये छोटी बारीकियों को एक्चुअली समझ जाएगा और अपनी ईगो को थोड़ा कम कर लेगा, वो एक्चुअली अमेरिका के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अभी उसके पास टाइम है। हाँ। उसके पास 3.5 साल हैं, और ऐसे ना हो कि ये 3.5 साल में उसके लिए एक कोई ऐसी इमरजेंसी, अब वो अपने बार बार अपने इंटेलिजेंस चीफ को डिसमिस कर रहा है, अपने इसको लोगों को डिसमिस कर रहा है, वो जो लोग उसकी बात नहीं मान रहे उनको डिसमिस कर रहा है। और उसका जो अभी कोटरी बन रहा है ना, वो सारे यस मैन का बन रहा है। और जो आदमी, जो लीडर अपने साथ यस मैन रखता है, वो उसको रियलिटी को कभी नहीं समझ पाएगा। वो एक्चुअली हमेशा एक ऐसे भ्रम में रहेगा, और वो जो भ्रम है उसको वो ले डूबे। भ्रम ले डूब सकता है। और जब हम भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात कर रहे हैं, वो भी अब एससीओ समिट के दौरान जब चीन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और चीन के साथ रिश्ते पटरी पर आ रहे हैं या बेहतर होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूके देवनाथ सर, हम कह रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच अभी तनाव का दौर चल रहा है। क्या अमेरिका कहना ठीक होगा, या ट्रंप के गलत फैसलों और गलत नीतियों की वजह से ये जब तक ट्रंप है, या फिर हो सकता है कि अभी कुछ दिन बाद ही मन बदल जाए, मूड बदल जाए? इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्रंप का व्यक्तिगत डिसीजन था कि भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाएं। ट्रंप इगोइस्टिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितने सक्सेसफुल सीईओ होते हैं बड़े बड़े कंपनीज के, सब में ईगो होती है, दिखाई देती है सब कुछ। जितने बड़े बड़ी कंपनी हैं उनके सीईओ होते हैं अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेट होता है। साइकियाट्रिस्ट को मालूम होता है कि उनके सक्सेस के पीछे ये 2 ट्रेट काम करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, उनके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किसी को नहीं पता लगता कि कब कहाँ किस तरफ ऊंट कैसे बैठेगा। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में जो फिलहाल एक अविश्वास का माहौल है, ये शायद पेंटागन शेयर नहीं करता, CIA भी शेयर नहीं करता। उन्होंने लगातार जो रिपोर्ट्स दी हैं वो भारत के फेवर में हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। तो मामला स्टेबल है। जैसे कि अभी हमने बताया, ट्रंप रहेंगे कुछ दिनों के लिए, 3.5 साल ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद कोई भी रिपब्लिकन या डेमोक्रेट आ सकते हैं। JD Vance आएंगे, तो क्या वो ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल या दम्भी होंगे? नहीं, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई ट्रेड दिखाया नहीं है। ट्रंप भी नरम हो जाएंगे, बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे, जब उन्हें पता लगेगा कि भारत चीन के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत रूस के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत गल्फ के सारे देशों के साथ बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है, हमें नुकसान नहीं हुआ। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हम इजराइल से ले आते हैं। तो हमारा जो 1-to-1 रिलेशन है दुनिया के टॉप 12 या 14 देशों के साथ, बहुत ही शानदार है।
अभी जापान गए थे, जापान में जो बोनहोमी दिखी और 170 एमओ साइन किए, इसको देखकर तो मेरे ख्याल से उनके विदेश मंत्रालय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी ट्रंप को जाके बोला होगा कि सर भारत जैसे देश को सींग से मत पकड़िए। जी आपने सही एग्जाम्पल दिया। योगेश जी, चूंकि एससीओ समिट पर निगाहें हैं और अब फ्यूचर की तरफ हम लोग देख रहे हैं, मैन्युफैक्चर पर हमने बात कर ली, ट्रेड पर हमने बात कर ली, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर हमने बात कर ली, भारत के लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या इकोनॉमी के ग्रोथ के लिहाज से, या फिर अगर भारत सरकार के लिए कुछ कहना चाहें तो? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कंट्री के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वुड से जो हमने ऑब्जर्व करी है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और मैं ये मानता हूँ कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो तभी निकल के आता है कि जब आप लोगों को एक बिलीफ प्रोसेस क्रिएट करते हैं कि कैसे आप जो है, अगर कोई नया वेंचर भी आप स्टार्ट करते हैं या कुछ है, उसमें अगर आप सक्सीड नहीं करते हैं तो आप अपने आप में फेलियर नहीं है। ये एक बिलीफ प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज की वजह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जगह जो है यूथ है वो चाहते हुए भी जो है वो एक नए वेंचर में इन्वेस्ट करने में जो है पीछे हटता है। और ऐसे में गवर्नमेंट को जो है वो एक, मैं ये कहूंगा कि एक स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सपोर्ट है और बैंक को जो है क्रेडिट का जो सपोर्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार सपोर्ट करे, बैंक्स की तरफ से सपोर्ट मिले, तभी ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश कपूर जी, यूके देवनाथ सर और साथ ही साथ राजन कोचर सर भी हमारे साथ में जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। तो मोदी, पुतिन और जिनपिंग, तीन महाबली, तीन महाशक्ति जब साथ में आएंगी तो ये वाकई ट्रंप की टैरिफ नीति की एक काट के तौर पर देखा जा रहा है। और जब महाबली साथ में आएंगे, महाशक्ति साथ में आएंगे, तो फिर अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अभी तक तो यही लग रहा है। बाकी एससीओ